देश के होम मिनिस्टर अमित शाह अपने भाषण में कहते हैं कि जानते हो आज़म खान को दबंगई करते थे। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आप लोग जेल में थे तो क्या आपके फैमिली के कांटेक्ट में थे? क्या किसी तरह की कोई मदद उन्होंने की है? वो 104 और 105 बुखार में जलते रहे, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता रहा, लेकिन इलाज की इजाज़त नहीं मिली। और मैं ये कोशिश करके हवा करता था, झलता था कि शायद इससे ऑक्सीजन बढ़ जाए। वो रात शायद मरते वक्त तक मैं वो वक्त नहीं भूल सकता। लेकिन आपकी पार्टी या अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा खुलकर कभी भी नहीं दिखे कि आपके समर्थन में उतरे हों, ऐसी बातें हों। मैं आपके खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। इस महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं और अब चुनाव आपके सामने हैं, कैसी तैयारी है? देखिए, जाहिर सी बात है 23 महीने अपने शहर से, अपने घर से दूर रहा। वो एक बुरा ख्वाब था और अभी भी जारी है, क्योंकि मेरे वालिद अभी भी जेल में हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है, रामपुर का हर एक इंसान, रामपुर के लोग, रामपुर की आवाम, आज़म खान साहब के लिए ये लोग चुनाव लड़ते हैं। जान को खतरा है, जी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जिस दिन से आया हूँ, पुलिस की एक गाड़ी मुझे हर वक्त फॉलो कर रही है। उनकी मंशा मेरी हिफाजत करना नहीं है, लेकिन हाँ, आज भी इस वक्त मैं आपके साथ चल रहा हूँ। अगर हो सके तो आपके कैमरामैन दिखाएं, यहाँ से एक पीछे नीले रंग की वैन दिखेगी आप, जिसे कम से कम देख के आप ये तो नहीं कह सकते कि ये पुलिस की गाड़ी है। इसको आप देखकर ये नहीं कह सकते कि ये पुलिस की गाड़ी है, जबकि ये पुलिस की गाड़ी है और इसमें पुलिस वाले बैठे हुए हैं। और जो खुद सरकारी दफ्तरों में बैठते हैं, उन्होंने इस बात की इत्तला दी है कि किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, चाहे वो शहर के हों या स्वार के हों, वो जो उनकी पूरा एक नेक्सस बना हुआ है कुछ अधिकारियों के साथ, वो किसी भी जगह रोड एक्सीडेंट कराकर, किसी भी तरीके का एक वायलेंस जिस उसमें हो, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, मुझे मार सकते हैं। और ये बिल्कुल, मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि मुझे इससे कोई बहुत पब्लिसिटी चाहिए या मुझे इससे कोई बहुत सिंपैथी चाहिए, लेकिन ये एक फैक्ट है। पिता आपके आज़म खान जेल में हैं और आप जो पिछला चुनाव आपने लड़ा था तो उनकी सरपरस्ती में आपने लड़ा था। आपका मतलब आप फ्रेशर थे जी। और उनके ही आप सारे इस पे लड़ रहे थे चुनाव जी। लेकिन अब पिता जो हैं आपके जेल में हैं, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल है ये चुनाव। देखिए, चुनाव से ज़्यादा मेरे लिए हो या रामपुर के लोगों के लिए हो, जीना ज़्यादा मुश्किल है। जो माहौल रामपुर में है, शायद जंग का मैदान वैसे ही होगा जैसे रामपुर का चुनाव है। और आपको एक बात बताऊं, एक बड़े मज़े की बात। 3-4 रोज़ पहले जो रामपुर के भाजपा के प्रत्याशी हैं, उसमें उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा हुआ कि 15-20 गाड़ियां लेकर चल रहे थे, और जिन गाड़ियों के ख़िलाफ़ नामज़द FIR हुई, मतलब जो मालिक थे और जिन गाड़ियों का नंबर मेंशन किया गया, भारतीय जनता पार्टी के काफ़िले में एक ADGC, जो गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं, उनकी गाड़ी भी मौजूद थी। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके चुनाव में मतलब जो सरकारी मशीनरी है वो आपके लिए विपक्ष टाइप से आपके लिए आपके खिलाफ हम न भाजपा से लड़ रहे हैं, न कांग्रेस से, न बसपा से, हम लड़ रहे हैं यहाँ के अधिकारियों से। ख़ास तौर पर जो मौजूदा कमिश्नर हैं अनंजय कुमार सिंह, वो रामपुर के DM रहे, और उन्होंने रामपुर के DM रहते हुए रामपुर वालों के साथ जो अन्याय और जो उनका उत्पीड़न पुलिस ने उनके रहते किया, उसकी तारीख़ में रामपुर में नहीं बल्कि शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। पहली बार ऐसा हुआ कि शरीफों के घर में लफंगों के कहने से पुलिस घुसी। कितने मुकदमे हैं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर? तो मेरे पूरे परिवार पे तो 300-350 मुकदमे हैं। 350? जी, 350, जिसमें भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, झुमका चोरी, पायल चोरी, पेड़ चोरी, मिट्टी चोरी, शराब की बोतलों चोरी, कि एक दुकानदार के गले में से 16,600 रुपये की चोरी, अटेम्प्ट टू मर्डर। जिस आदमी ने मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर अटेम्प्ट टू मर्डर लिखवाया, मैं उससे आज तक न देखा, न मिला, न जानता हूँ।
ये बताइए, जेल में आप रहे हैं 23 महीने, कैसा वक्त गुजरा? कोई देखिए, मतलब एक तो जेल पे की जेल होता है, लेकिन जी। आपके लिए कोई ऐसा मोमेंट जहाँ लगा हो कि मैं कहाँ आ गए मैं हैं? आपको बताता हूँ। मेरी वालदा को महिला बैरिक की तन्हाई में रखा गया था। मुझे और मेरे वालिद को तन्हाई बैरिक, एक 8 बाई 8 फीट की कोठरी जिसमें 2 फीट का टॉयलेट था। मैं आ गया हूँ, अभी आज़म साहब वहीं पर बंद है। वहाँ पर उन लोगों को रखा जाता था जिसे अंग्रेज़ फांसी देना चाहते थे। कायदे से मैं भी कानूनी तौर पर अभी एमएलए हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। आज़म साहब एमपी हैं, 9 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार एमपी रहे हैं। मेरी वालदा एमपी रही हैं, एमएलए हैं। हम तीनों को कायदे में बी क्लास जेल मिलनी चाहिए थी, लेकिन बी क्लास तो बहुत दूर, जो जेल एक आम इंसान को भी मिलती है, हमें उतने अधिकार और उतनी आज़ादी भी जेल में नहीं थी। कोई ऐसी चीज़ जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे जेल से, मतलब ऐसी कोई ऐसा वाकया? वो रात जब मैं अपने वालिद के पास बराबर बैठा रहा, वो 104 और 105 बुखार में जलते रहे, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता रहा, लेकिन इलाज की इजाज़त नहीं मिली। और मैं ये कोशिश करके हवा करता था, झलता था कि शायद इससे ऑक्सीजन बढ़ जाए। वो रात शायद मेरी मरते वक्त तक मैं वो वक्त नहीं भूल सकता। 9 दिन तक एक 72 साल के कोविड पॉजिटिव इंसान को मेडिकल फैसिलिटी ना दी जाना, ये मेरे ख्याल से कोई उसकी जान के साथ कोई बहुत हिमायत या बहुत हमदर्दी तो थी नहीं। और जब अस्पताल में होने के बावजूद भी इस सरकार के एक सबसे बड़े अधिकारी, शायद ये कहना चाहिए कि नेक्स्ट टू सीएम, वो हर तीसरे दिन डॉक्टरों को फ़ोन करते थे और धमकाते थे कि भाई डिस्चार्ज क्यों नहीं करते। और मजबूरन अस्पताल वालों को, हमें नहीं पता, जो टीम हमारा इलाज कर रही है उसे नहीं पता, और एक इतने सीवियर पेशेंट को बिना बताए डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जेल शिफ्ट कर दिया जाता है, और 8 दिन बाद उसका ऑक्सीजन लेवल फिर 88 पर ड्रॉप कर जाता है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी, लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ानी, उनके साथ इंसाफ न करना, उनकी आय दोगुनी न करनी, 1 साल तक बेगुनाह किसानों को दिल्ली की सर्द रातों में और गर्मी की जलती हुई दोपहरी में डामर की सड़क पर बिठालने वाली सरकार, मेरे ख्याल से उस मामले में भी जब जनता अपनी राय देगी, जब वोट देगी, उसके बाद जनता भी यही कहेगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह अपने भाषण में कहते हैं कि जानते हो आज़म खान को दबंगई करते थे। हमें बात उन चीज़ों पर करनी चाहिए जिससे देश आगे बढ़े। बीजेपी का एक सेट एजेंडा है नफ़रत का, और उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बेगुनाह जेल में है और कौन गुनहगार बाहर घूम रहा है। उनको फ़र्क इससे पड़ता है कि कैसे वो सत्ता में आए। और कहते हैं कि बीजेपी के पास एक ख़ास वॉशिंग मशीन है जिसमें लोग जाते हैं और बिल्कुल पाक साफ़ होकर बाहर निकलते हैं, और जब उनसे दूर चले जाते हैं तो वो दबंग भी हो जाते हैं, वो माफिया भी हो जाते हैं, वो चोर उचक्के भी हो जाते हैं, वो करप्ट भी हो जाते हैं। एक बात है, जब आप जेल में थे और आपके फादर जेल में थे, तो बार बार एक चीज़ चल रहा था कि समाजवादी पार्टी का जो रुख था वो बहुत आपके फैमिली के तरफ से बहुत ओपन नहीं था आपकी लड़ाई में, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आप पे जुल्म हुआ, लेकिन आपकी पार्टी अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा खुलकर कभी भी नहीं दिखे कि आपके समर्थन में उतरे हों, ऐसी बातें हों। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने पहले भी इस बात को साफ किया, दोबारा कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी ने मुकदमे नहीं लिखवाए, उनकी सरकार ने मुकदमे नहीं लिखवाए। बेल्स कोर्ट को देनी थी और करीबन 350 मुकदमों की ज़मानतें होते होते देखिए वक्त लगता है। उसी बीच में कोविड आ गया, करीबन 1-1.25 साल तक सारे काम बंद रहे। आज भी कोर्ट्स वर्चुअली चल रही हैं। मदद दिखाना और मदद करना दो अलग चीज़ें हैं। जिन लोगों ने मदद ये स्टेटमेंट्स दिए, वो ये चाहते हैं कि लोग ये देखें तो कि वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मदद ना करना पड़े। और जिसे मदद करनी होती है वो दिखाता कम है और करता ज़्यादा है। AIMM की बातें हो रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात हो रही है, और कहा जाता है बार बार, बहुत लोग, मतलब मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आप लोग जेल में थे तो क्या आपके फैमिली के कांटेक्ट में थे? क्या किसी तरह की कोई मदद उन्होंने की है? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए,
हम सियासत ऐसे करते हैं कि अगर किसी के हैं तो हैं, जिस दिन खुदा ना करे नहीं होंगे उस दिन नहीं होंगे। हम दो कश्तियों में पैर रख के नहीं चलते। आपसे, आपके परिवार से, किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की मैंने गई कहा क्या? ना आपसे कि हम दो कश्तियों में पैर रख के नहीं चलते। हम जिसके हैं उसी के थे, तब भी थे जब पार्टी ने निकाल दिया था, हम तब भी कहीं नहीं गए थे। और अगर उस वक्त जाते तो जाने की भी बहुत बड़ी कीमत कांग्रेस भी दे रही थी और बीएसपी भी दे रही थी, तब भी नहीं गए। तो हम उन लोगों में से नहीं है जो दो नावों में सवार हो जाए। हम जहाँ भी रहते हैं, जिसके भी साथ हैं उसके साथ हैं, एक बात चाहे बताइए। हम कोई भी कीमत हमने चुकाई हो। एक मतलब अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको पूरे चुनाव में कहीं भी ओवैसी फैक्टर या एआईएमएम का फैक्टर दिख रहा है? देखिए, मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूं, मैंने जेल में कई बयानात उनके अखबारों में पढ़े। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उन्होंने कहा कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। आप बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़के सरकार तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ, सरकार बनते बनते रोकी ज़रूर जा सकती है। और जिस पार्टी की अपने स्टेट में 7 सीटें हों, वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें कैसे जीतेगी ये मुझे भी बता दें। अब वो खुद जीतने आ रहे हैं या किसी और को जितवाने आ रहे हैं, ये भी उन्हें बताना चाहिए। आपके और आपके फादर आजम साहब के दोनों के खिलाफ जो है एक ही परिवार दोनों जगह लड़ रहा है, चाहे आपके सवार सीट पे हो, चाहे रामपुर की सीट पे हो। आजम खान की सीट साहब की सीट पे नवाब जो हैं वो बड़े नवाब लड़ रहे हैं और आपकी सीट पे छोटे नवाब लड़ रहे हैं, हमजा मियाँ लड़ रहे हैं। कहीं से आपको दिखता है क्या आप लोगों के लिए मुश्किलें होंगी? मैं किस तरह बताऊं से? आपको, मैं अर्ज़ करूं, हम चुनाव किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं सरकार और प्रशासन से। पहली बात, रामपुर में 55,000 रेड कार्ड दिए गए अनसाइंड। रेड कार्ड मतलब? रेड कार्ड अगर मेरे पास अभी किसी का होगा, ये एक नया कानून रामपुर में लागू हुआ है, एक रेड कार्ड का। 55,000 रेड कार्ड रामपुर और स्वार में बांटे गए और पूरे ज़िले में बांटे गए और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों को। वो वीडियो दिखाए रेड कार्ड देते हुए, ज़रा मंगाए रेड कार्ड देते हुए। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा एक पुलिस वाले की, एक बड़े पुलिस के अधिकारी की। और उसके बाद आप बताइएगा कि ये रेड कार्ड क्या है। रेड कार्ड की हो सकता है अगर तस्वीर भी किसी के पास हो, कि आप 14-15 दिन घर से नहीं निकलेंगे। 107-16 के मुचलकों से बांधा जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, इल्लीगल डिटेंशन में लोगों को उठाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि रामपुर का पोलिंग परसेंटेज कम रहे। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं, यही मौजूदा जो कमिश्नर हैं, जब ये रामपुर के तत्कालीन डीएम थे, तो इनके रहते हुए पहली बार ऐसा हुआ कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में रामपुर शहर की पोलिंग परसेंटेज 24 से लेकर सिर्फ 30% थी, क्योंकि इन्होंने वोट नहीं पड़ने दिया था लोगों का। 55,000, ये देखिए, अगर आपको आवाज़ आ जाए। अगले 14 दिन जब तक चुनाव होने जाए, कहीं जो है बिना काम के अगर निकल गए और पुलिस को मिल गए तो पूरे शरीर पे नील का निशान बना देंगे। उसको दिमाग ना खराब आराम को और इसका पालन करना, लिखना जाना कहीं, और पीछे सारी चीजें जो लिखी हैं इसे पढ़ लेना। जो चश्मा लगा, तो ये लोग जो हैं ये आम लोग हैं, इनको दे रहे हैं आप कह रहे हैं? जी, आम वोटर्स को पुलिस धमका रही है भाई किसी रेड कार्ड की। और ये देखें, ये कमिश्नर साहब हैं, ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं। क्या इनके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? मैं तो आपको जायज़ बात कह रहा हूँ, किसी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान से कोई भी अधिकारी आ जाए, चुनाव करा लें। और ये एक ऐसे अधिकारी हैं, डेपुटेशन का रूल है कि पूरे कंट्री में जहाँ कहीं पर भी अधिकारियों की कमी होगी, वहाँ पर दूसरे कैडर से डेपुटेशन पर अधिकारी बुला लिए जाते हैं। उसका कानून है कि 5 साल का डेपुटेशन होगा, लेकिन इनके लिए 5 साल के डेपुटेशन में पहले इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिला और फिर इन्हें 2 साल का एक्सटेंशन डेपुटेशन के कानून को ताक पर रख कर दिया गया। तो आप कह रहे हैं कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रशासन से भी जी, चुनाव लड़ रहे हैं? तो इनमें कोई खासियत तो होगी, और वो खासियत आपने वीडियोस में देखी। अब बताइए, क्या ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुमकिन है? We are going beyond the numbers to bring you stories that reflect the ground realities in the state. Help us raise 22,50,000 for this coverage so that we leave no voter and no issue behind. You can support us from the link below.